देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। नेहरू के ऊपर जारी श्रृंखला के इस अंक में मैं बात करूंगा कश्मीर के विलय में नेहरू की भूमिका पर कि नेहरू ने एक सीधे साधे विलय को कैसे जटिल बना दिया था। 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने नेहरू की गलतियों को सुधारने की कोशिश की है, धारा 370 को कश्मीर में समाप्त करके। लेकिन अभी भी नेहरू की गलतियों के कारण देश द्वारा खोया हुआ भूभाग को अभी भी पाकिस्तान से वापस लेना बाकी है। आइए अब चर्चा करते हैं नेहरू की देश के लिए समस्याएं खड़ा करने की योग्यता के बारे में। कश्मीर की समस्या की नींव नेहरू ने 1939 में रख दी थी। नेहरू ने सन 1939 में राज्यों के लिए द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसी समय उनकी मुलाकात शेख अब्दुल्ला से हुई। नेहरू और शेख दोनों ही सोवियत रूस टाइप के समाजवाद के समर्थक थे। शेख अब्दुल्ला ने सामंतवाद विरोधी, लोकतांत्रिक, वामपंथी और भारत समर्थक, कांग्रेस समर्थक और सबसे ऊपर एक धर्मनिरपेक्ष छवि पेश करके खुद को नेहरू का बेहद प्रिय बना लिया था। नेहरू और शेख में दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो गई कि नेहरू ने शेख को अपना ब्लड ब्रदर घोषित कर दिया था। अब मामला भाई का था, इसलिए नेहरू ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्होंने कश्मीर के विलय में शेख अब्दुल्ला की सलाह को अपने विवेक और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों की सलाह पर तरजीह दी। 1946 में शेख ने कश्मीर के राजा हरि सिंह के खिलाफ भारत छोड़ो की तर्ज पे महाराजा कश्मीर छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। अब महाराजा कोई विदेशी तो थे नहीं जो कि उनके खिलाफ इस तरह आंदोलन चलाया जाए। महाराजा ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। शेख ने इस आंदोलन को सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई का रूप दे दिया था। हालांकि उसका एजेंडा सांप्रदायिक था। उसका उद्देश्य था मुस्लिमों के समर्थन से महाराजा की गद्दी हथियाना। नेहरू गांधी परिवार के साथ जैसा कि हमेशा होता आया है कि जहां देश की बात होती है वो आसानी से बेवकूफ़ बन जाया करते थे और कहीं उनकी अपनी सत्ता की या परिवार की सत्ता की बात आती थी तो उनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं था। नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बावजूद लोगों के समझाने के वो कश्मीर चले गए और अपने ब्लड ब्रदर को आंदोलन में साथ देने के लिए। उस समय उन्होंने ये कहा कि उनकी लड़ाई सामंतवाद के खिलाफ थी। नेहरू तो अपने कृत्यों को बौद्धिक जमा पहनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। भारत में उस समय 564 रियासतें थीं। बाकी रियासतों में तो जैसे सामंतवाद के स्थान पर लोकतंत्र लहरा रहा था। महाराजा वहाँ की मुस्लिम जनता पर कोई अत्याचार नहीं कर रहे थे, जबकि निजाम हैदराबाद ने तो हिंदुओं के साथ बर्बरता का व्यवहार किया हुआ था। वहाँ जाने की उनको कभी नहीं सूझी। हिंदू राजा के विरोध में जाने से उनका सेकुलरिज्म मजबूत होता था और निजाम के खिलाफ जाने से उनका सेकुलरिज्म हिल जाता था। नेहरू ने यह नहीं सोचा कि कश्मीर के महाराजा के खिलाफ इतना आगे जाने से क्या लाभ है, क्योंकि रियासत के विलय के लिए तो राजा के हस्ताक्षर की ही जरूरत पड़ेगी। नेहरू ऐसा क्यों कर रहे थे? चलिए सुनते हैं इतिहासकार सीताराम गोयल को। सीताराम गोयल ने लिखा, पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ दोस्ती सिर्फ इसलिए रखी क्योंकि वो भी बहुत पुराने समय से उनकी ही तरह एक सोवियत लती था। मेरे पास पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, जो वामपंथी साहित्य के प्रकाशक था, द्वारा शेर कश्मीर की प्रशंसा में प्रकाशित कई पत्रिकाएं मौजूद हैं। पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को शायद इस वजह से बाद में हटा दिया क्योंकि शेख का सादिक एंड कंपनी, जो कश्मीर का साम्यवादी गुट था, के साथ झगड़ा हो गया था। नेहरू के साथ हमेशा ही ऐसा होता रहा है कि उन्होंने देश हित पे अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का ही साथ दिया है। नेहरू का साम्यवादी विचारधारा के प्रति झुकाव इंग्लैंड की अपनी पढ़ाई के दौरान ही हो गया था। 1927 में कम्युनिस्ट पार्टी ने अक्टूबर क्रांति की वर्षगांठ पर जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू को ये रूस, जो कि इस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, के लिए निमंत्रित किया था। यह एक प्रोपेगेंडा निमंत्रण था। वहाँ से नेहरू और पक्के साम्यवादी बन के आए थे। नेहरू के उस दौरे ने भारत की अर्थव्यवस्था की बर्बादी की नींव कैसे रखी, उसके बारे में मैं एक अलग अंक में चर्चा करूँगा। नेहरू को बहुत बाद में 1953 में समझ में आया कि शेख का एजेंडा क्या है, लेकिन उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी। नेहरू की दूसरी गलती थी कि उन्होंने माउंटबेटन को स्वतंत्रता के बाद भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसके साथ ही उनको रक्षा मामलों की समिति का अध्यक्ष भी बना दिया। नेहरू ने माउंटबेटन को अपना गुरु और मार्गदर्शक बना रखा था। ये नेहरू की औपनिवेशिक मानसिकता और लोगों को परखने की उनकी क्षमता को काफ़ी हद तक इंगित करता है। जब नेहरू किसी काम के लिए आसानी से राजी नहीं होते थे, जो अंग्रेज सरकार या माउंटबेटन चाहते थे, तो माउंटबेटन कथित रूप से नेहरू को मनाने के लिए अपनी पत्नी एडविना का इस्तेमाल करते थे। नेहरू के समर्थक मौलाना आज़ाद ने अपनी आत्मकथा में इस बात पर हैरानी जताई है
कि कैसे माउंटबेटन जवाहरलाल जैसे एक व्यक्ति को काबू में कर लेता था। नेहरू के व्यक्तिगत दबावों में आवेगशील और वश में आ जाने की कमजोरियों का उल्लेख किया गया है और साथ ही ये जानने के प्रति उत्सुकता भी जाहिर की है कि क्या कुछ चुनिंदा निर्णयों के पीछे लेडी माउंटबेटन का कारण जिम्मेदार था। माउंटबेटन ने कथित तौर पर खुद इस बात को स्वीकार किया है कि नेहरू के मन में क्या चल रहा है इस बात को जानने के लिए, और जब वो अपनी बात मनवाने में असफल हो जाते थे तो नेहरू को प्रभावित करने के लिए वह आवश्यकता पड़ने पर अपनी पत्नी का इस्तेमाल करते थे। माउंटबेटन की आत्मकथा के लेखक फिलिप जिगलर ने कहा है, माउंटबेटन किसी काम को करवाने के लिए अपनी पत्नी और नेहरू के बीच प्रेम संबंधों को प्रोत्साहित करते थे। माउंटबेटन भारत में ब्रिटेन के प्रतिनिधि थे और उनके लिए ब्रिटेन के हितों की रक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना स्वाभाविक था, बल्कि उनसे ऐसा करने की उम्मीद भी थी। साथ ही ब्रिटिश सरकार को यहाँ के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्रदान करना भी उनका काम था, यहाँ तक कि गोपनीय मामलों की भी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी ब्रिटिश थे। अगर किसी मामले में भारतीय नेताओं को ऐसा लगता कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल और एक ब्रिटिश कमांडर इन चीफ होने से उन्हें किसी भी तरह से मदद मिली है, तो उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि यह कई मामलों में उल्टा भी साबित हो सकता था, और ऐसा हुआ भी। माउंटबेटन की मूल निष्ठा ब्रिटेन के प्रति होने के कारण वे ब्रिटिश अधिकारी आपस में ही मामलों को मैनिपुलेट करने में बहुत समर्थ थे। कई बार तो बिल्कुल भारतीय हितों के विपरीत भी वो मैनिपुलेट कर लेते थे। 1947 में मिडिल ईस्ट में तेल की खोज हो चुकी थी और तेल के उत्पादन वाले राष्ट्र मुस्लिम थे। अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के लिए मध्य एशिया के राष्ट्रों को अपने साथ रखने की आवश्यकता थी। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में मध्य पूर्व एशिया के तेल से संपन्न राष्ट्रों को नियंत्रित करने में मदद कर सकता था। दूसरी बात यह थी कि उस समय रूस और अमेरिका में कोल्ड वार की शुरुआत हो गई थी और पाकिस्तान ने अपने देश का समर्थन अमेरिका को और ब्रिटेन को देने की घोषणा कर दी थी। और नेहरू के कम्युनिस्ट विचारों का खुलकर समर्थन करने के कारण इन देशों को लग रहा था कि भारत रूस के खेमे में खड़ा हुआ था। अब यह स्वाभाविक था कि ब्रिटेन विश्व राजनीति में अपने सहयोगी पाकिस्तान का समर्थन करेगा। नेहरू का व्यवहार कश्मीर के राजा हरि सिंह के प्रति बहुत अपमानजनक रहा था। गांधी भी जब 1947 में कश्मीर गए तो उन्होंने कश्मीर के राजा का आतिथ्य स्वीकारने से मना कर दिया था और शेख के मेहमान बन के रहे थे। अब राजा हरि सिंह भारत में विलय के बाद गांधी नेहरू के कारण अपना कोई भविष्य नहीं देख रहे थे। अब नेहरू की तीसरी गलती की बात करें तो वह था कि उन्होंने कश्मीर के विलय के लिए सरदार पटेल के प्रयासों में अत्यधिक हस्तक्षेप किया, जबकि बाकी सभी रियासतों के विलय वही देख रहे थे। दिसंबर तक तो नेहरू ने कश्मीर के मामले को पटेल से लेकर अपने पास रखकर और अपने बिना विभाग के मंत्री आयंगर को दे दिया था। स्वतंत्रता से पहले भी पटेल लगातार राजा हरि सिंह के संपर्क में थे और महाराजा हरि सिंह की पटेल से मुलाकात होती रहती थी और महाराजा हरि सिंह ने उनसे अपने राज्य के लिए एक दीवान का नाम सुझाने के लिए कहा था। तो उन्होंने मेहरचंद महाजन, जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए थे, का नाम सुझाया था, लेकिन उनको अंग्रेज सरकार ने देश के बंटवारे के समय नक्शा बनाने में मदद के लिए लगा दिया था। और उस समय कश्मीर के दीवान रामचंद्र काक थे। वो कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करने की सलाह दे रहे थे और बंटवारे का खत्म होने के बाद मेहरचंद महाजन ने कश्मीर के दीवान का पद संभाल लिया। बहुत सोच विचार के बाद महाराजा ने सितंबर में नेहरू के सामने विलय का प्रस्ताव रखा। ब्रिगेडियर शर्मा अपनी किताब इंडिया बेट्रेड में लिखते हैं, महाराजा हरि सिंह ने जब अगस्त सितंबर 1947 में वास्तव में कश्मीर के भारत में विलय की पेशकश की तो बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से नेहरू ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि पहले शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाए और राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्त किया जाए। ये एक ऐसी शर्त थी जो महाराजा को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। क्या ये अजीब नहीं था? एक देश जिसे विलय की पेशकश की जा रही है वो शर्तें थोप रहा है, जबकि ऐसा विलय के लिए राजी होने वाले राज्य को करना चाहिए था। घमंड से भरे नेहरू के तरीके वास्तव में विचित्र और खतरनाक थे। और इसके बिल्कुल उलट दूसरी तरफ जिन्ना थे, जिन्होंने जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर महाराजाओं के सामने अपने खुद के फाउंटेन पेन के साथ एक कोरा कागज रखकर उनसे विलय के लिए पाकिस्तान में अपनी शर्तें लिखने का प्रस्ताव देते हुए कहा, आप अपनी खुद की शर्तें लिख सकते हैं। द शैडो ऑफ द ग्रेट गेम में सरीला लिखते हैं। माउंटबेटन ने आगे कहा, सरदार ने भी ये कहते हुए पहली बार नेहरू पे हमला बोला
मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे नेता ने बुलंद विचारों के साथ हवा में उड़ने का फैसला किया है और उनका ज़मीनी हकीकत या फिर वास्तविकता से कोई संपर्क ही नहीं है। हो सकता है कि उस समय पटेल की नेहरू से नाराज़गी की प्रमुख वजह उनका महाराजा के कश्मीर के भारत में विलय के प्रस्ताव को तब तक के लिए ठुकराना रहा हो जब तक कि राज्य में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार का गठन नहीं हो जाता। जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय को स्वीकार न करने का नेहरू का इतना बड़ा फैसला, वो भी मंत्रिमंडल की सहमति के लिए बिना, वास्तव में अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदारा होने के साथ साथ गैर कानूनी भी था। और इस बात की भी पूरी संभावना है कि माउंटबेटन ने उन्हें विलय को स्वीकार करने से रोक दिया हो। पाक सेना ने कबायलियों के साथ कश्मीर पे हमला बोल दिया और कश्मीर के महाराजा के पास जो सेना थी उसके मुस्लिम अफसरों ने हिंदू सैनिकों को कत्ल कर दिया और वो भी पाकिस्तान की सेना के साथ हो गए। अब पाक सेना के पास खुला मैदान था, उनको रोकने के लिए महाराजा हरि सिंह की कोई सेना थी नहीं और 22 अक्टूबर 1947 तक पाकिस्तानी हमलावर लगभग श्रीनगर के बाहरी क्षेत्रों तक पहुंच चुके थे और महाराजा ने अपने आप को असहाय समझते हुए भारत से सैन्य मदद मांगी। अनिश्चितता की स्थिति को देखते हुए सरदार पटेल ने जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना को भेजने का प्रस्ताव रखा। अब माउंटबेटन ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक जम्मू और कश्मीर द्वारा भारत के पक्ष में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, और लेकिन विलय तो नेहरू पूर्व में ही स्वीकार कर चुके, तब तक भारत को कश्मीर में सेना नहीं भेजनी चाहिए और नेहरू राजी हो गए। शुक्रवार 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी हमलावरों ने मोहोर बिजली घर पर हमला किया, जिसके चलते पूरे श्रीनगर में अंधकार छा गया। इसकी अगली सुबह शनिवार 25 अक्टूबर को भारत की रक्षा समिति की बैठक माउंटबेटन की अध्यक्षता में हुई और उसमें कश्मीर को बचाने के लिए कोई कार्रवाई करने के स्थान पर वीपी मेनन और सैम मानेकशॉ सहित कुछ अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों को उसी दिन श्रीनगर जाने और प्रत्यक्ष स्थिति का जायजा लेने को निर्देशित किया गया। वास्तव में यह माउंटबेटन की टाइम पास करने की और भारत की सेना से भेजने से रोकने की एक चाल थी, ताकि पाकिस्तान की सेना श्रीनगर पर कब्जा करने के लिए उसको पर्याप्त समय मिल सके। भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सैन्य अध्यक्ष उस समय ब्रिटिश थे और माउंटबेटन उनके संपर्क में थे। ऐसा संभव ही नहीं था कि माउंटबेटन को पाकिस्तान की योजना की जानकारी ना हो। माउंटबेटन को वही करना था जो ब्रिटेन के हित में था और ब्रिटेन का हित कश्मीर के पाकिस्तान के पास होने में था। इसकी तस्दीक के लिए अब देखते हैं, भारतीय सैन्य सूत्रों ने कई बार ऐसा आरोप लगाया है कि कश्मीर में कबायली घुसपैठ की योजना पाकिस्तान द्वारा करीब 2.5 महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी और इसे पाकिस्तानी सेना के मौजूदा ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसरों की जानकारी और स्वीकृति भी प्राप्त थी। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण था अगस्त 1947 में फ्रंटियर पर ब्रिगेड मेजर के रूप में कार्यरत भारतीय जनरल OS कालकट का संस्मरण। वो 20 अगस्त 1947 को अपने ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर को संबोधित एक पत्र को खोलने की बात याद करते हैं, जिस पर अति गोपनीय अंकित था। वह पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ फ्रैंक मैसर्वी का लिखा हुआ एक नोट था। पाकिस्तान और भारत दोनों के ही पहले कमांडिंग इन चीफ ब्रिटिश थे, क्रमशः मैसर्वी और लॉकहार्ट, जो सुप्रीम कमांडर आर्किनलेक को, वो भी एक ब्रिटिश को रिपोर्ट करते थे। इसलिए ये बात दीगर है कि माउंटबेटन और लॉकहार्ट और ओ किनलेक तीनों को ही जम्मू और कश्मीर पर हमला की योजना की जानकारी थी, जबकि अनुभवहीन भारतीय राजनेता पूरी तरह से अनजान थे, जिसमें कश्मीर पर हमले और कब्जे करने की योजना ऑपरेशन गुलमर्ग की योजना को विस्तार पूर्वक बताया गया था। ऑपरेशन गुलमर्ग को मूर्त रूप देने के लिए 22 अक्टूबर 1947 की तारीख तय की गई थी, जिस तारीख को कई कबायली लश्करों को हमला करते हुए जम्मू और कश्मीर की सीमा में घुस के आना था। वे इस बात को याद करते हैं कि इसके बाद कैसे उन्हें और उनके परिवार को पाकिस्तान में अनौपचारिक रूप से घर में नज़रबंद कर दिया गया था। वे कैसे वहाँ से छूटने में सफल रहे, नई दिल्ली पहुँचे और फिर 19 अक्टूबर को भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को इस योजनाबद्ध हमले की पूरी जानकारी दी। अब देखते हैं रोहित सिंह की ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर किताब। ऑपरेशन गुलमर्ग को आज़ादी के तुरंत बाद रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में तैयार किया गया था। प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों के ब्यौरे वाले डीओ पत्रों में पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रैंक मैसर्वी के अनुमोदन की मोहर लगी थी। योजना के मुताबिक प्रत्येक पठान कबीले द्वारा 1000 पठानों के लश्कर को तैयार किया जाना था।
इस काम के लिए सरकारी अफसरों और राजनीतिक एजेंटों को अलग अलग निर्देश जारी किए गए थे और एक बार भर्ती होने के बाद इन लश्करों को सितंबर 1947 के पहले सप्ताह तक बन्नू, बाना, पेशावर, कोहट, थाल और नौशेरा में इकट्ठे होना था। इसके बाद उन स्थानों पर मौजूद ब्रिगेड कमांडरों को उन्हें हथियारों, गोला बारूद और कुछ कपड़ों से लैस करना था और इस पूरी कवायद को कागजों पर नियमित पाकिस्तानी रिकॉर्ड में दिखाया गया था। प्रत्येक कबायली लश्कर की कमान पाकिस्तानी सेना के एक मेजर के हाथों में थी, जिसे या तो मलिक के एक सलाहकार के रूप में या फिर लश्कर के नाम मात्र के कमांडर के रूप में काम करना था। प्रत्येक मेजर के नीचे एक कैप्टन और 10 जेसीओ तैनात थे। प्रत्येक अनियमित कंपनी की कमान एक जेसीओ के हाथों में थी और पाकिस्तानी सेना में सभी स्थायी सैनिक पठान थे। प्रत्येक लश्कर को कम से कम 4 गाइड और मुखबर दिए गए थे। गोला बारूद के अग्रिम भंडार 18 अक्टूबर को एबटाबाद में स्थापित किए जाने थे और फिर उन्हें डी डे के बाद मुजफ्फराबाद और डोमर में स्थानांतरित हो जाना था। हमला करने वाले बल की अगुवाई मेजर जनरल अकबर खान, जिनका कोड नाम तारिक था, के हाथों में थी और ब्रिगेडियर शेर खान उनके सहयोगी थे। उनका मुख्यालय रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के भीतर बना हुआ था। सभी लश्करों को रात के समय आम बसों से में यात्रा करने और 18 अक्टूबर 1947 तक एबटाबाद में इकट्ठा होने के निर्देश दिए गए थे। ऑपरेशन गुलमर्ग के लिए डी डे के रूप में 22 अक्टूबर 1947 का दिन चुना गया था। अब कुलदीप नैयर ने क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। विलय के बाद महाराजा ने नई दिल्ली को इस बात के और अधिक सबूत मुहैया करवाए, उचित मोहर और नक्शों सहित योजना के, जिनसे ये साबित होता था कि जम्मू व कश्मीर में एक नए मुस्लिम देश की स्थापना की साजिश मुस्लिम लीग द्वारा सन 1945 में ही तैयार कर ली गई थी। वीपी मेनन और उनके साथ गए सैम मानेकशॉ तुरंत ही हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंच गए और उन्होंने वहां पाया कि स्थिति तो उससे भी कहीं बदतर है जैसी उनको बताई गई थी। उन्होंने महाराजा हरि सिंह को तुरंत सुरक्षित स्थान पर जम्मू चले जाने की सलाह दी। हरि सिंह उसी रात 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके जम्मू पहुंच गए। जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन, वीपी मेनन और सैम मानेकशॉ और उनके साथी अगली सुबह रविवार 26 अक्टूबर को श्रीनगर से दिल्ली लौटे और रक्षा समिति को यहाँ की नाजुक स्थिति के बारे में सूचित किया। उन्होंने बताया कि अगर सैनिकों को तुरंत हवाई मार्ग से वहाँ नहीं भेजा गया तो श्रीनगर और वहाँ के लोगों को बचाना संभव नहीं होगा। यहाँ तक कि श्रीनगर के हवाई पट्टी के भी हमलावरों के कब्जे में पहुँचने का खतरा था और ऐसा होने पर सैनिकों को वायु मार्ग से उतारने की इकलौती संभावना पर भी पानी फिर जाता। इस नाजुक स्थिति के बावजूद और ये जानते हुए भी कि अगर तुरंत सहायता नहीं भेजी गई तो कश्मीरी मुसलमान और श्रीनगर के हिंदू दोनों ही पाकिस्तानी हमलावरों द्वारा बेरहमी से काट दिए जाएंगे और कश्मीर घाटी पाकिस्तान के कब्जे में चली जाएगी, माउंटबेटन ने इस बात पर जोर दिया कि पहले विलय के अनुबंध पे भारत के पक्ष में हस्ताक्षर किए जाएं। नेहरू अपने गुरु माउंटबेटन के कहे में चले। माउंटबेटन और नेहरू को यह गैर कानूनी नहीं लगा कि पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित हमलावरों ने जम्मू व कश्मीर पर हमला कर दिया है, जिसने पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी प्रकार के विलय को रजामंदी नहीं दी थी। लेकिन उनकी नज़रों में लोगों को लूटने, इज्जत खोने और काट डाले जाने से बचाने के लिए भारतीय सेना को भेजना अवैध लगा। उम्मीद के मुताबिक वीपी मेनन उसी दिन रविवार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह से विलय के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए हवाई मार्ग से जम्मू के लिए रवाना हुआ और महाराजा हरि सिंह द्वारा रविवार 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए और वीपी मेनन द्वारा उसी दिन वापस लाया गया विलय का अनुबंध माउंटबेटन द्वारा सोमवार 27 अक्टूबर 1947 को स्वीकार किया गया। इस अनुबंध के हस्ताक्षर होने और स्वीकार किए जाने के बाद जम्मू व कश्मीर तो कानूनी रूप से हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया और भारत के लिए अब अपने क्षेत्र की रक्षा करना और हमलावरों को बाहर निकाल फेंकना आवश्यक हो गया। सोमवार 27 अक्टूबर 1947 को रक्षा समिति की बैठक में सैम मानेकशॉ ने सदस्यों को सैन्य स्थिति के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हमलावर श्रीनगर से बमुश्किल 7 से 9 किलोमीटर दूर हैं और अगर सेना को तुरंत ही हवाई मार्ग से नहीं भेजा गया तो श्रीनगर से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि सड़क मार्ग से जाने में कई दिन का समय लगेगा। एक बार हवाई अड्डा और श्रीनगर हमलावरों के कब्जे में आ गए तो सेना को हवाई मार्ग से वहां भेजना संभव नहीं होगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सब कुछ बिल्कुल तैयार है और एक बार आदेश जारी किए जाते ही
सेना को तुरंत हवाई मार्ग से वहां भेजा जा सकता है। माउंटबेटन, जो पाकिस्तान समर्थक ब्रिटिश हितों की पूर्ति कर रहे थे, ने यह कहते हुए कि अब बहुत देर हो चुकी है और हमलावर पहले से ही श्रीनगर के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, भारतीय सेना के भेजे जाने को टालने का पूरा प्रयास किया। लेकिन सेना भेजने में देर किसने की? माउंटबेटन ने खुद। नेहरू ने हमेशा की तरह टाल मटोल की। इसके अलावा जब तत्काल कार्रवाई करना बिल्कुल जरूरी हो गया तो माउंटबेटन ने तुरंत कार्रवाई न करने की सलाह दी और अधिक जानकारी की आवश्यकता पर जोर दिया। सी दासगुप्ता अपनी पुस्तक वार एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947-48 में ऐसा लिखते हैं। यहाँ तक कि वीपी मेनन और सैम मानेकशॉ के जरिए अधिक जानकारी मिलने के बाद भी, जिन्हें विशेष रूप से सिर्फ इसी काम के लिए 25 अक्टूबर 1947 को हवाई मार्ग द्वारा श्रीनगर भेजा गया था और जिन्होंने सैनिकों को तत्काल हवाई मार्ग से भेजने की सलाह दी थी, तो भी माउंटबेटन ने ऐसा न करने की सलाह दी थी। अब दासगुप्ता क्या लिखते हैं? माउंटबेटन द्वारा समर्थित सभी सैन्य प्रमुख, जो कि ब्रिटिश थे, ने मंत्रियों को हवाई मार्ग के इस विचार से इस आधार पर रोकने का प्रयास किया कि ऐसा करने में बड़े जोखिम और खतरे शामिल हैं। आखिरकार सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया। सैम मानेकशॉ, जो बाद में भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल बने, ने प्रेम शंकर झा के साथ अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा था, वो भी बड़ा सुनने लायक है। वीपी मेनन और पटेल ने सुबह की बैठक में वो चीज विले के कागज सौंप दिए। माउंटबेटन पीछे पलटे और कहा, आइए मानेक जी। वे मुझे मानेकशॉ के बजाय मानेक जी कहा करते थे। सैन्य स्थिति क्या है? मैंने उन्हें सैन्य स्थिति की जानकारी दी और उनसे कहा कि अगर हम सैनिकों को तुरंत हवाई मार्ग से नहीं भेजते हैं तो हम श्रीनगर से हाथ धो बैठेंगे, और एक बार कबायलियों के हवाई अड्डे और श्रीनगर में घुस जाने के बाद हम अपने सैनिकों को हवाई जहाज से नहीं भेज सकते। हवाई अड्डे पर सब कुछ बिल्कुल तैयार है। नेहरू ने हमेशा की तरह संयुक्त राष्ट्र, रूस, अफ्रीका, सर्वशक्तिमान ईश्वर, हर किसी के बारे में तब तक बात की जब तक कि सरदार पटेल अपना आपा नहीं खो बैठे। वे बोले, जवाहरलाल, क्या आप कश्मीर चाहते हैं या फिर इससे हाथ धो बैठना चाहते हैं? तो नेहरू बोले, बेशक मैं कश्मीर चाहता हूं। इसके बाद पटेल बोले, कृपया अपने आदेश दें। और इससे पहले कि वो कुछ बोलते, सरदार पटेल मेरी ओर मुड़े और कहा, आपको अपने आदेश मिल गए हैं। मैं वहां से बाहर निकला और हमने सैनिकों को हवाई मार्ग से भेजना शुरू कर दिया। कई व्यवहारिक जटिलताओं, तैयारी की कमी और थोड़ी देर पहले ही सूचना होने के बावजूद भारतीय सेना बहादुरी के साथ लड़ी और हमलावरों को घाटी से बाहर निकाल कर खदेड़ दिया। यहाँ पर लिख कर रख लेने वाली एक सच्चाई ये भी है कि अगर भारतीय सेना समय से श्रीनगर नहीं पहुंची होती तो श्रीनगर उसके आसपास के क्षेत्रों में पाकिस्तानी हमलावरों द्वारा बड़े पैमाने पर नरसंहार और मारकाट की गई होती, जिसकी पूरे भारत में प्रतिक्रिया होने की पूरी संभावना थी। लेकिन माउंटबेटन और ब्रिटिशों की नज़र में भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं थी। सिर्फ पाक समर्थक ब्रिटिश हितों की पूर्ति कर रहे थे। लेकिन नेहरू ये किसका साथ दे रहे थे? अपने ब्लड ब्रदर शेख अब्दुल्ला का। अगर सरदार पटेल ने सही समय पर कदम नहीं उठाया होता और इस काम को नेहरू और माउंटबेटन के जिम्मे छोड़ दिया होता तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान के हवाले हो गया होता और फिर हिंदुओं को काटकर फेंक दिया गया होता। एक और बात, अगर ये अनियमित सेना उस समय तक कब्जे में लिए गए क्षेत्रों में लूटपाट और बलात्कार करने में व्यस्त ना होती तो जितनी देर नेहरू और माउंटबेटन ने अपनी सेना भेजने में की थी, पाक सेना का श्रीनगर पर कब्जा निश्चित ही हो जाता। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में मैं बात करूंगा कि कैसे कश्मीर में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को सुरक्षा परिषद में भेजा गया और कश्मीर में धारा 370 क्यों और कैसे लागू हुई। आपसे अनुरोध है कि आपको यह अंक कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। अगर ठीक लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।